मैं मास्टर खत्म किया फ्रॉम IIT हैदराबाद इन मशीन डिजाइन। तो ये हम्म। क्या इस किस मेथड पे मतलब किस मेथड पे काम करता है, ये एक्चुअली पूरे के पूरे एलिमेंट्स और पूरे के पूरे पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। एंड जो इक्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन जो हम लोग लगाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में लगा के उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जैसे दीप आपने बोला राइट कि आप पहले एरोस्पेस में थे, उसके बाद अब आप हम्म, व्हीकल्स के इसमें हो। तो हम्म, ट्रांजिशन टफ था, मतलब ट्रांजिशन एक मास्टर से ऑर्गेनाइजेशन का, एक डोमेन से दूसरे डोमेन से, क्योंकि जनरली अभी मैं लोगों से बात करता हूँ राइट, इंटरव्यू के हम्म, प्रिपरेशन के लिए वगैरह किसी से भी, तो जनरली लोगों को एक खुद में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर कोई हम्म, एक ऑटोमेटिव डोमेन में है तो वो बोलता है मैं एरोस्पेस में नहीं जा सकता। अभी हम्म, HR और रिक्रूटिंग टीम तो वो बात बोलेंगे ही आपको, क्योंकि मतलब उनको कोई फिल्टर चाहिए, या वो इंटरव्यू में हम्म, उनको सैलरी निगोशिएशन में वो फायदे का हो जाता है कि वो राइट। आपको हाँ। बोलेंगे हम लोग आपको 30% हाइक नहीं दे सकते, हम लोग आपको 20 देंगे क्योंकि आप ऑटोमेटिव में थे, आप एरोस्पेस में यू आर इक्विवेलेंट टू फ्रेशर्स। लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना ही है राइट। हम्म, कि HR लोग ये बोलते हैं सैलरी निगोशिएशन के टाइम कि आपका एक्सपीरियंस हम्म, बिल्कुल यूजफुल नहीं है। और अगर कोई हम्म, बंदा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है राइट, तो वो एडमिट भी कर लेता है। तो उनके लिए हम्म। आपका क्या मैसेज होगा? कि आपका कैसा ट्रांजिशन था, आपको क्या लगा, कुछ यूजफुल था एमटेक टू एरोस्पेस टू ऑटोमोटिव डोमेन? अभी इसमें दो बात आ गई। हम्म। जैसे एम एकेडमिक से कॉरपोरेट में और कॉरपोरेट के दो कंपनी के बीच में, तो पहले एकेडमिक से कॉरपोरेट बोलता हूँ। तो ऐसा रहता नहीं है जनरली कि आप मतलब एक बेनिफिट ये रहेगा अगर आपका एकेडमिक में जो आपका मेन प्रोजेक्ट है, अदरवाइज आपने जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट किए हैं जो छोटे प्रोजेक्ट्स, अगर वो आपके FEA के बेस पे है या फिर पर्टिकुलर डोमेन के बेस पे है जिसमें आप जाना चाहते हो, जैसे CFD के बेस पे इन 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 केस ऑफ तुषार में, तो आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो आप जनरली उसमें पिच कर सकते हो कि नहीं मेरा ये फोर्टे है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने 1 साल इसमें काम किया है, तो मेरे को पता होगा ऐसा करके इसके बारे में ज्यादा जनरली। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरा प्रोजेक्ट था कंपोजिट्स के सिमुलेशंस के बेस पे, माइक्रो मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट्स के, मतलब आप कार्बन फाइबर में बेसिकली। तो उसके ऊपर मेरा सिमुलेशन का एक प्रोजेक्ट था, एक्सपेरिमेंट भी था, बट कोरोना के टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाया मैं। सो हमने सिमुलेशन के बेस पे भी उसको वाइंड अप किया था और एक पेपर भी शायद लिखा था मैं। सो उसमें कैसा था कि जनरली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट FEA के बेस पे ही था ना, उसका एनालिटिकल सोल्यूशन मतलब ना उसका एनालिटिकल बेस पे था। हाँ, एनालिटिक्स से हमने रेफरेंस लिए थे कोड वगैरह लिखने के लिए, बट FEA के बेस पे था। तो जब हम अप्लाई करने के टाइम पर भी ये एक्चुअली बेनिफिट हुआ मेरे लिए कि ये कार्बन फाइबर का जो प्रोजेक्ट मतलब कंपोजिट का जो प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से मेरे को एरोस्पेस में सीधा मेरे को एंट्री मिल गया, क्योंकि एरोस्पेस में 50-60% से ज्यादा तो मतलब ड्रोन वगैरह में कार्बन फाइबर ग्लास फाइबर के सब यूज होते हैं। तो लास्ट कंपनी में मैं आसानी से मतलब ट्रांजिशन हो गया। और लास्ट कंपनी में मतलब आप एरोस्पेस का एक डोमेन देखो, तो जो एरोस्पेस है मतलब जो प्लेन है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मार्वल है। हम्म। देखिए ठीक है, वो कार बाइक वगैरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ऑल। ओके, बट जो एरोप्लेन है वो काइंड ऑफ काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसके ऊपर हम लोग मतलब फिक्स विंग छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स का बना देते हैं, 2 मीटर 5 मीटर विंग स्पैन पे और ड्रोन्स वगैरह के। तो उसमें जो जैसे मैंने बोला कि वाइब्रेशंस, फिर स्ट्रेंथ एनालिसिस, फटीग एनालिसिस, तो ये सब चीज उसमें भी करनी होती है, ना कि ऑटोमोटिव में भी। इवन एरोस्पेस में काफी हार्श होता है क्योंकि वहां पर आपका सीधे के सीधा रिलेशन ह्यूमन लाइफ के ऊपर होता है। तो आप वहां पर तो जरा सा भी चूक भी नहीं सकते, हम्म। देखा जाए तो एंड वहां पर ये सारे एनालिसिस मतलब मैं परफॉर्म करता था। जैसे वाइब्रेशंस का तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि प्रोपेलर के वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते हैं पूरे के पूरे फ्यूजलाज और विंग्स पे। तो हम्म। वो एनालिसिस मतलब छोटे छोटे तौर पे हम लोग करते थे। फिर ये हो गया स्ट्रेंथ एनालिसिस, फटीग का हो गया, ये सब हम लोग करते थे। तो उसके बेसिस पे मेरे को ट्रांजिशन फ्रॉम एरोस्पेस टू ऑटोमोटिव काफी स्मूथ था।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि एफई हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम है। डिपेंड्स ऑन आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो। जैसे आप बायोमेकेनिक्स इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर उसमें फटिक वाइब्रेशंस वगैरह नहीं आता, उसमें फिर स्ट्रेचीनेस, उसका मटेरियल्स वगैरह ये सब रहता है। right. आप रिलायबिलिटी में जाते हो, तो रिलायबिलिटी में आ, जैसे एक एक लॉ होता है, आरएनएस लॉ, पावर लॉ करके। उसका एक बेसिक थिंग आपको मैं बोलूँ तो बेरिंग के चैप्टर में B10 लाइफ एंड B90 लाइफ आता है, कि समथिंग चीज है वो कितनी रिलायबल है, उसका B10 लाइफ आता है। तो वो सब रिलायबिलिटी के टर्म्स, अगर आपने उसमें काम किया है और आपको रिलायबिलिटी में जाना है, लेट्स से ट्यूशन ने बोला कि इंटेल, क्वालकॉम, सब चिप्स के रिलायबिलिटी में एफईए काफी हद तक करते हैं, तो आपको उसमें जाना है और आपने उसमें काम किया है, इसमें काम किया है कि रिलायबिलिटी में काम किया है आपने, तो आप आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कौन सा एनालिसिस पे आप काम करते हो, उस हिसाब से आप ट्रांजिशन कर सकते हो। इट्स इजी, मतलब कोई इतना वो नहीं रहता। हम्म, ओके, तो अब मुझे ये सवाल था कि अभी मतलब तूने तो दोनों भी स्टार्टअप में ही काम किए थे, राइट? सो अभी स्टार्टअप्स का एक ये भी चल रहा है, मतलब कल्चर भी चल रहा है, और बीच में जो 2020 में कोविड आया या कुछ शार्क टैंक आया, उसकी वजह से अभी स्टार्टअप्स तो और बढ़ रहे, गवर्नमेंट भी हम्म। पुश कर रही है, राइट, बहुत स्टार्टअप के लिए। तो स्टार्टअप हम्म। के सिलेक्ट करते टाइम क्या सोचना चाहिए, और स्टार्टअप में जाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सो दैट एक बंदे को ये पता चलेगा कि अगर एक कैंपस में दो कंपनियां आई, या मैंने ऑफ कैंपस दो जॉब दिए, या भी कोई एक्सपीरियंस वाला भी है, उसको दो जगह ऑफर्स है, तो हम्म, एमएनसी और इसमें डिफरेंस क्या होता है जनरली स्टार्टअप्स ये में, का और क्या ये बहुत देखना चाहिए इम्पोर्टेंट सवाल है एक्चुअली। हाँ, सिलेक्ट करने ये में? जो सवाल सर ने पूछा वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन रहता है जनरली। हाँ, देखा जाए तो दोनों के प्रोस है, दोनों के कॉन्स है। मतलब अगर कोई कॉरपोरेट में, मतलब अगर एमएनसीज की बात करें तो एमएनसीज में क्या रहता है कि आपका जॉब सिक्योरिटी अच्छा रहता है, आपके वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड रहते हैं, कि आप 9 to 5 में आप आए, या फिर 10 to 6 है, जो भी आपका वर्किंग आवर्स है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। आपको इतना वर्कलोड नहीं रहता, एक प्रोजेक्ट आया, उसके प्रोजेक्ट को मतलब टाइम स्पैन उसका 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने है, आप कभी भी करो। और मतलब कल्चर जो है, तो काफी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में कल्चर भी अच्छा होता है। आपको मतलब पूरे कैंपस में हर फ्राइडे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट रहता है। फिर क्या रहता है कि पूरी कंपनी में टूर्नामेंट्स वगैरह चलती रहता है। मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस जो रहता है, वो आपको चाहिए तो आप एमएनसीज में ही जाओ, मतलब एमएनसीज को आप प्रीफर कर सकते हो। हम्म, एंड प्लस उसका आपका थोड़ा माइंडसेट का भी रहता है कि नहीं भाई, अपन को मतलब 35-40 साल हो गए, मतलब 30 साल हो गए, अभी कुछ करना है नहीं, और अपन को वर्क हम्म, लाइफ बैलेंस चाहिए, वाइफ आ गई है, बच्चे आ गए, कुछ करना नहीं है, फिर चलो एमएनसी में चले जाते हैं, वैसा। तो ये ये जनरल थॉट प्रोसेस रहता है ना भाई। तो राइट। ये चीज है। दूसरा, स्टार्टअप माइंडसेट में क्या रहता है कि आपको पहले तो जॉब सिक्योरिटी का कभी कभार सीन रहता है, अगर आपका स्टार्टअप वेल फंडेड नहीं है तो अगर अब मैं सजेस्ट करूँ, अगर आपको कोई स्टार्टअप में जाना है, स्टार्टअप आप कर रहे हो, तो आपको उसका बैकग्राउंड चेक तो करना ही पड़ेगा। मतलब वो वेल फंडेड है, उसके फाउंडर्स कौन है, उसकी उसकी कोर टीम कौन सी है, वो कौन से प्रोडक्ट पे लोगों को पिच कर रहे हैं, ये हम्म, सब चीजें वगैरह वगैरह। ओके, तो स्टार्टअप में पहले बात तो आपको मतलब छुट्टी तो भूल ही जाओ। मतलब ऐसा नहीं है हर बार अच्छे मतलब मिल जाता है, बट अगर मैं बात करूं तो उसमें वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहता, आपको प्रोडक्ट का टाइमलाइन जो है वो मतलब काफी फास्ट मूविंग रहता है। एंड हम्म, दूसरा, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको कुछ करना है, आपको मतलब रुक के नहीं रहना है, ऐसा मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक लर्निंग कर्व एक रहता है, मतलब अपन का माइंड का जो वो पावर है, मतलब कुछ नया चीज लर्न करने का, हम्म, वो अगर आपको ऐसे उठाते रखना है तो आप स्टार्टअप में आप प्रीफर कर सकते हो जनरली। एंड अगर आपको स्टेबलाइज करना है पूरा, मतलब स्टेबलाइज जनरली हो जाता है, अगर आप किस माइंडसेट से आते हो उस हिसाब से आप इंडस्ट्री चूज कर सकते हो। अगर आपको मान लो कि लर्निंग को उठाना है, ये आपको पढ़ते ही रहना है, कुछ भी मतलब नया नया चीजें देखना है, सीखना है, एंड अगर आप पैसों के लिए अगर एमएनसी में जा रहे हो तो वो गलत बात है। मतलब जब आप किसी कंपनी में जाते हो तब अब मनी तो देखना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग के फेज पे अगर आपकी फाइनेंशियल हम्म, कंडीशन घर पे ठीक है तो ठीक है। तो ये चीज है।
एंड स्टार्टअप में फिर आपको कभी भी बुलावा आ सकता है। जैसे हमारा कल ही शूट का प्लान था, तो मैं को कुछ काम आ गया तो मैं कल चला गया, राइट। मतलब वर्किंग डे पे। तो ये सब चीज रहता है स्टार्टअप में, कभी वो नहीं रहे, मतलब एक माइंडसेट का सब बातें है डिफरेंस है। ये। इसमें जो एक्चुअली अभी आपने जो पैसे के बारे में जो बात की कि हम्म स्टार्टिंग में इतना सैलरी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो हम्म इवेंचुअली इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली इस फील्ड में। हम्म तो ऑब्वियसली। फिर भी स्टिल आई वांट टू नो कि स्टार्टिंग में एक फ्रेशर को कितना सैलरी मिल सकता है ऑन बेस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल्सो। और एक एक्सपीरियंस का तो वैसे आपने बोल ही दिया है कि उसका कोई हम्म है नहीं, मतलब इट विल बी हम्म गुड। बट स्टिल एक हम्म फ्रेशर के लिए का कोई आप आइडिया दे सकते हो सैलरी? हाँ, तो मतलब ये काफी मतलब वो क्वेश्चन है। डिपेंड्स ऑन ये जो नीरज ने बोला कि सैलरीज क्या है ये वो। तो सैलरीज में ये चीज रहता है कि आप पहली बात तो कौन सी कॉलेज से पास आउट हो, आप कौन से हम्म। फील्ड से पास आउट हो, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, ये तीनों चीज अलग अलग है। ठीक है। ओके। आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, अभी मैं सबको एक कंबाइंड ले रहा हूँ, फील्ड मैकेनिकल फील्ड, ठीक है। एंड दूसरा, आप अच्छी कॉलेज से, टीयर 1 कॉलेज से पास आउट हो और आप एमएनसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी सी हाई रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। या बीटेक की अगर मैं बात करता हूँ तो 6-7 लाख ऑब्वियसली। 6-6 लाख अगर अच्छी टीयर 1 कॉलेज से प्लस एमएनसी कंपनी, तो 6 लाख तो मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमम मिल जाएगा। एमटेक के बाद जा रहे हो एमएनसी में फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज, तो शायद 9-10-11-12 लाख प्रोबेबली, और मोर देन अभी तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, ज्यादा है। तो 14-15 लाख दे रहे हैं हम्म। आसानी से। ये डिमांड हो ज्यादा गई है। एमएनसी। यस, हम्म डिमांड ज्यादा है इसलिए, ये हो गई एमएनसी की बात। फिर आप चूज करते हो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से एमएनसी में, तो उसमें हम्म 2-3 लाख कम रहेगी, दूसरा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप स्टार्टअप यूज करते हो, मतलब हम्म स्टार्टअप आप चूज करते हो तो बड़ी कॉलेज से या फिर छोटी कॉलेज से, तो सैलरी में इतना खास डिफरेंस नहीं रहता। नहीं रहता। प्लस उसमें सैलरी थोड़ी सी कम रहती है जब आप स्टार्टअप चूज हम्म करते हो तो। बट जो हम्म स्टार्टअप में जो ग्रोथ होती है, वो हम्म एज कम्पेयर टू एमएनसी के ग्रोथ बराबर। से काफी हाई होती है। जैसे हम्म आपकी एमएनसीज में स्टार्टिंग सैलरी 10-15 लाख है, हम्म लेट अस से 10 लाख है, हम्म तो नेक्स्ट ईयर आपको 10-20% मैक्सिमम मिल सकता है हम्म हाइक। अगर आपका वो भी डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, और वो भी एक हम्म साल में नहीं, कभी कभी 1.5 या 2 ईयर भी लग जाते हैं। हम्म और हम्म उसमें मतलब जनरली मैंने ये देखा है, जितने ही मैं सारे दोस्तों से जब मैं बातें करता हूँ इसके बारे में, तो जनरली इसका यही रहता है। स्टार्टअप्स में क्या है कि सैलरी का कोई वो नहीं रहता। अगर अच्छा स्टार्टअप है, अगर आपका अच्छा ग्रोइंग स्टार्टअप है, आपको वेल फंडेड स्टार्टअप है, तो आपकी सैलरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जाएगी, काफी हाई जाएगी। और अगर हम्म आप पहले साल कमा रहे हो, अगर आपका वेल फंडेड स्टार्टअप नहीं है, आपने मतलब बैकग्राउंड चेक वगैरह कुछ किया नहीं है, तो आप अगर पहले साल अगर आप 5 लाख कमा रहे हो, दूसरा साल जीरो भी कमा सकते हो, मतलब वो फायर भी कर हम्म सकते हैं। तो ये भी चीज रहता है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये चीज है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर मैं देखा जाऊं तो कॉर्पोरेट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही रहती है। हम्म गवर्नमेंट जैसे लीनियर एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं रहती, इसमें हम्म एक्सपोनेंशियल रहती है। बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टअप में बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एमएनसी। हम्म वैसे भी या स्टार्टअप एक बड़ा स्टार्टअप। होकर मतलब आफ्टर 10 to 20 ईयर्स के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एमएनसी में ही जाने वाला है। बट आपको स्टार्टअप का अर्ली एम्प्लॉयज हो, तो उसका ग्रोथ ज्यादा हम्म। रहेगा और नहीं, ऑब्वियसली। इसका एक्चुअली ये भी पॉइंट होता है ना दीप, क्योंकि कैसे हो रहा है अब स्टार्टअप में अगर तू एमएनसी में डिफरेंस देखे तो एमएनसी में कैसे फिक्स है कि तुझे यही काम करना है। तो जनरली अगर तू सीई में भी देखेगा ना, एनवीएच की कंप्लीटली अलग टीम होती है, ड्यूरेबिलिटी की कंप्लीटली अलग टीम होती है। यस कोई एक दूसरे के यस। डोमेन में जाता ही नहीं, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। सबके टीम लीड अलग अलग होते हैं उसके, राइट। पर ये स्टार्टअप में नहीं है। तो जितना मैं दीप से बात करता हूँ, राइट, तो दीप तो वैसे भी कॉलेज से या शायद उसके पहले से भी दीप शायद भा या सुपरा में भी था उसके टाइम। तो दीप बहुत इंक्विजिटिव है, तो मतलब दीप के माइंड के लिए आई गेस स्टार्टअप ही बेस्ट है, कि सो दैट वो खुद को, क्योंकि अगर दीप में स्टैग्नेंसी आ जाएगी ना, उसको पसंद नहीं आएगा। जितना मैं उसको वो जानता हूँ, वो बोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसको ऐसे कुछ स्टार्टअप चैलेंजेस चाहिए। में आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है ना, तो हम्म इसकी वजह से वो फ्रेशर जो नया बंदा है ना, उसको सीखने के लिए मतलब एक हम्म बहुत बड़ा खजाना जैसा है। मतलब चैलेंजेस चैलेंजेस रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, स्टार्टअप में रहते हैं चैलेंजेस, पर उसका जो सोल्यूशन का जो पीरियड रहता है वो आपके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, कम होता है कि भाई हम्म इसमें इतने टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है। हम्म एंड एमएनसीज में भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाते हो,
ठीक है। तो उसमें भी आपको काम करने का तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे एमएनसीज में भी दो होता है ना, मतलब ओईएम एक हो गया और एक दूसरा हो गया कंसल्टेंसी वाला कंपनी कोई। तो कंसल्टेंसी वाला जो कंपनी रहता है उसके पास तो प्रोजेक्ट तो काफी भरपूर आते रहते हैं। उसमें भी आपको काफी डिफिकल्टी मतलब चैलेंजेस फाइंड आउट करना होगा। उसमें टाइम वाइम रहता है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में ओके। सब चीज रहती है कि ओके। मेश वाली टीम अलग होगी, सॉल्यूशन वाली टीम अलग होगी, पर काइंड ऑफ। एक्चुअली इसमें मैं ऐड करूँ ना दीप, तो दिक्कत क्या हो रही है पता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, सर्विस बेस में कैसे दिक्कत होती है ना, तुझे ओनरशिप नहीं है प्रोडक्ट की। सो तू यस। कुछ कर रहा है ना, तेरे पास एक्चुअली राइट भी नहीं है कुछ ज्यादा डिजाइन रिकमेंडेशन करने के, और तुझे वैलिडेशन वगैरह भी पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी एक ही प्रोजेक्ट हम लोग टीसीएस को देते हैं, वही प्रोजेक्ट हम लोग और कोई दूसरे कंपनी को देते हैं एनालिसिस को, तो प्रोडक्ट ओनरशिप नहीं होती है, तो पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट का क्या होगा। अब स्टार्टअप में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एमएनसी में, अच्छी बात वो है तू पूरा प्रोडक्ट ट्रैक करता है। अब देख, तूने एग्जांपल दी, तूने कोई चासिस में डिफरेंस किया या तूने डैम्पर बिठाया, तू उधर है, तू टेस्टिंग भी देख सकता है क्या हो रहा है, तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखता है ना। वो बात सर्विस कंपनी में नहीं है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा तो सर्विस कंपनी में वो एक बड़ी गैप है, तुझे ओनरशिप नहीं है ना, तो तुझे मजा भी नहीं आता, और तुझे ऐसा भी लगता नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है। अब अगर देख, मैं कोई डिजाइन सीएबीडी में डिजाइन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या मैं कंसेप्ट डिजाइन से कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है जब मैं देखता हूँ कि अरे एक मेरा प्रोडक्ट अभी दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। जैसे अभी दीप ने भी कुछ गाड़ी पे एनालिसिस किया, राइट, 2 साल में, तो दीप के अभी कुछ गाड़ी रोड पे रन कर रही होगी, तो एक अलग प्राउड फीलिंग रहती है कि इट्स लाइक अपना बच्चा होना जैसा टाइप, मतलब उतना भी नहीं उस महीने में, पर एक अपना प्रोडक्ट होना एक अच्छी बात होती है। सो वो एक मुझे डिफरेंस लगता है सर्विस बेस में या प्रोडक्ट बेस और स्टार्टअप्स में, वो एक अलग चीज होती है। नहीं, वो भी अच्छा है। और एक्चुअली दीप ने जो पॉइंट जो ये किए एक्सप्लेन किए कि स्टार्टअप को सिलेक्ट कैसे करना है बैकग्राउंड चेक करके, ये चेक बहुत करना इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। इम्पोर्टेंट क्योंकि पॉइंट। हम लोग तो अभी हम लोग स्टार्टअप के लिए बारे में बोल रहे हैं कि स्टार्टअप में आपको अच्छा सीखने को हम्म। मिलेगा। बट कोई अगर विदाउट, अगर हमने ये नहीं बोला रहता और कोई कोई बंदा डायरेक्टली किसी स्टार्टअप में चला गया जिसका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उसको फिर आगे जाके तो तकलीफ हो जाती है। तो दिक्कत ये होगी। आपने काफी अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया। सो अभी हम लोग आते हैं जनरली कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन ये सब। तो अभी अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है, या अगर आप कोई कोविड बैच से फेस होते हो, या आगे भी कोई फ्यूचर कैलेमिटी आएगी, अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग उम्मीद हार जाते हैं कि जॉब ही नहीं हम्म। मिल सकती, मतलब मुझे कैंपस प्लेसमेंट ही चाहिए, नहीं तो बुरा, बहुत बुरा हाल है, जो जॉब ही नहीं लगती, पहचान होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब एक्चुअली इसमें दीप की स्टोरी बहुत अलग है। सो मतलब आई फील दीप, मतलब तू अगर तेरी स्टोरी शेयर करेगा, जो भी तूने जिस तरीके से अप्लाई किया, जो स्ट्रैटेजी यूज की, और जिस डेडिकेशन और लेके ग्रिट से जॉब ढूंढा, और एफईए में ही ढूंढा, उसके पहले इंटर्नशिप भी की एरोस्पेस के कंपनी से पहले, तो वो कुछ जर्नी बता, सो दैट लोगों को पता चलेगा कि लाइफ, रियल लाइफ इज स्ट्रगल। राइट। तो हम्म। ये मतलब जो दूसरा ने बोला वो तो अभी मतलब बहुत लंबा वो है जर्नी। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं थोड़ा सा कंसाइज वे में बताऊंगा। तो जनरली कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि किसी किसी का जॉब चला गया था। जैसे हमारे में भी काफी चीज का ऐसा हुआ था। और मेरा जो लगा था वो कोई ये मेडिकल डिवाइस की कोई कंपनी थी, और वो भी मेरे को कोरोना के टाइम पे वो जॉब लगा था, और कोरोना खत्म होने से पहले वो भी चला गया था ऐसा। चल रहा ठीक है। वो मतलब लाइक कहते हैं वो एस्टेब्लिशिंग इन इंडिया, मतलब वो फुटप्रिंट डाल रहे थे अभी इंडिया में। बट वो कोरोना आया, वो फुटप्रिंट भी नहीं डाला, वो वापस यूएस चले गए। वो यूएस बेस्ड कंपनी था, वो एमएनसी था उस टाइम पे। तो अच्छा। जनरली अगर स्टार्टिंग में आपको जॉब नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं ये रे बाबा, ये चाहिए, ये करना है, वो करना है। बट जो भी क्या बोलते हैं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो फिर जो वो चीज़ नहीं हुआ, तो पहले तो मैंने मेरा प्रोजेक्ट खत्म किया। वो प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिसर्च पेपर मेरे सर ने रिक्वेस्ट किया था, तो वो मैंने लिख के सबमिट किया। एंड उसके बाद मतलब लिंक्डइन पे जॉब ढूंढने चालू किए। तो जनरली उस टाइम पर कोरोना था, तो स्टार्टअप में भी थोड़ा सा मतलब रिक्रूटमेंट फ्रीज था, और एमएनसी में तो फ्रीज ही था, उसमें तो निकाल रहे थे एमएनसी में। तो चांस तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत कम चांस थे। तो एक पूरा का पूरा एक अपन पिच, मतलब मैंने पिच बनाया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, छोटा सा एक पिच था
कि क्या मतलब पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, कौन सा मेन प्रोजेक्ट है, क्या सीजीपीए है, मेन प्रोजेक्ट क्या है मेरे पास, कौन सा एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियस के प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही अपन को जाना था, क्योंकि मेरे पास कोई इंटर्नशिप था नहीं। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर तक मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं था। एक था मेरे पास बीटेक का, बट वो इस रिलेटेड कुछ नहीं था। तो ये सब था। तो एक पूरा एक पिच मैंने प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद मैं लिंक्डइन पे सबको अप्लाई करना चालू किया, इरिस्पेक्टिव कितने का आंसर आता है। तो जब हम्म। तो पहले तो कंपनी शॉर्टलिस्ट वगैरह करना पड़ता है उसमें। तो जनरली मैंने कंपनीज काफी लिंक्डइन से ढूंढ लिया, या फिर आप जैसे सर्च करना चालू कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो तो आपने डायरेक्टली लोगों को कांटेक्ट किया था या फिर कंपनीज के एचआर को ऐसे कांटेक्ट किया था, कैसे किया? दोनों दोनों चीज को, मतलब वो एचआर को भी कांटेक्ट किए थे, एचआर को भी कांटेक्ट किया था, कंपनी के में जो टीम में जो काम करते हैं उसको भी, एंड कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी जॉब पोर्टल में उसका आता रहता है, तो वहां पर भी। तो आप जितनी भी कंपनी मेरे को मैकेनिकल रिलेटेड दिखी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, वहां पर लिखा होता है कि 0 to 2 years, 0 to 3 years। तो वहां पर मैंने अप्लाई करना चालू किया था। तो एक पिच में शेयर करता था, पिच के नीचे मेरा रेज्यूमे जाता था। तो ये सब एक खाली उसमें डियर मैम एंड डियर सर का फर्क रहता था, बाकी सब सेम। ओके। तो हम्म। वो सब मैं शेयर करता था लोगों को, मतलब पर डे 20-25 का मेरा टारगेट रहता था। मैं 20 to 25 लोगों को ये शेयर करता था। अगर मेरे को ईमेल आईडी मिल जाता है कोई, जैसे कभी कभार क्या रहता है कि कंपनी की वेबसाइट में उसके करियर सेक्शन में लिखा होता है कि HR@falaना-ढिमका.com, वहां पर आप हम्म। शेयर करो। तो वो अपन को मेल करना पड़ता है, वहां पर हम्म। अपन को मेल करना पड़ता है, हमको मेल करना होता है। या फिर कोई कंपनी वहां पर अपन अपन से फॉर्म फिल करवाती है, तो फॉर्म हम्म। उसके उसमें स्टोर हो जाता है। राइट। तो या मेल कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पर मेरे को मेल करना था वहां पर भी मैंने सेम चीज, वो मेल में पूरा एक वो पिच एंड रेज्यूमे, वो दोनों शेयर करना है। उसमें आपको पिच में भी ऐसा नहीं लिखना है कि सर मतलब मेरी जॉब चली गई, मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, मेरे ये वो, ऐसा नहीं रहता है। जॉब चली गई, ठीक है, जॉब चली गई, उसमें उसका क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब क्या बोलते हैं, कैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं, बट अपन डिमोटिवेटेड होकर कोई पिच नहीं बनाना नहीं चाहिए। अपन की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अपन को पिच, मतलब हमको पिच बनाना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए। हम्म। जैसे मतलब जनरली कभी कभार मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ये कोविड की वजह से मेरा जॉब चली गया। मतलब सीएस वाला हाँ। जनरली कभी कभार जॉब जाता है तो लिखता है कि नहीं जॉब चला गया, अब राइट। मेरे पास कुछ नहीं है दुनिया में। क्या भाई, नहीं एक्सपीरियंस तो है ना तुम्हारे पास, इतना तो है। लिंक्डइन ओपन करते ही वो हाँ, शब्द से पोस्ट आते हैं सामने। कभी, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला को भाई तुम्हारा जॉब गया नहीं गया, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ देखता है, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल है उस कंपनी में काम करने के लिए, वो देखता है। तो जनरली ये चीज रहती है। तो वो सब मतलब मैं दिन दिन में 20-25 लोगों को मेल करता रहा, हार्डली एक आध दो या तीन से रिप्लाई भी आता था, और कभी कभार नहीं भी आता था। तो ऐसा मतलब मायूस नहीं होने का, मतलब रिप्लाई करता रहना, मतलब अप्लाई करते रहने का। तो उसमें मेरे को एक इंटर्नशिप में एक लगा था, आईआईटी दिल्ली बेस्ड एक हम्म। स्टार्टअप था, नाम नहीं बताऊंगा। उसमें एक हम्म। 2 महीना मैंने एज इंटर्नशिप किया था। उसके लिए मैंने एक चेसिस का एक डिजाइन एंड एनालिसिस किया था, 3 व्हीलर चेसिस था। तो उसके बाद इंटर्नशिप खत्म हुआ, उसके बाद वापस ये जॉब ढूंढना चालू किया था। बीच में मैंने ऐसा नहीं कि मैंने काफी इंटरव्यू दिए थे, मतलब ये 10-10+ इंटरव्यू दिए होंगे उसमें से। मतलब कोई कोई तो ऐसा बोल देते हैं कि तुम हमारे लिए ओवर क्वालिफाइड हो, तुम 2 साल में हम्म। चले जाओगे, तो हम तुमको हायर हम्म। नहीं कर रहे। ऐसा। हम्म। और कभी कभार मतलब कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता था, तभी भी हाँ। मैं इंटरव्यू देता था और बाद में मना कर देता था। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या करने आईआईटी का, में होने का डिसएडवांटेज ये है दीप, राइट? लोग ट्रस्ट नहीं हाँ, करते तुम लोग रुकोगे। नहीं करते। लोग बोलते हैं तुम लोग ओवर हाँ, क्वालिफाइड हो। ये एक्चुअली हम सब लोगों ने ही फेस हाँ, किया है, हर बार हाँ। हर तो इंटरव्यू के लोग लोग बोलते हैं कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो तुम। मेरे को 3 जगह से बोला गया था। फिर मैं इंटरव्यू इसलिए देता था कि उससे है ना अपन को, मतलब हमको टाइम। एक इंटरनली एक आपका कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने में। अगर आप हम्म। इंग्लिश नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में बात करो, कोई सामने हम्म। कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, इवन मैंने जो 2 कंपनी के इंटरव्यू दिए वो हम्म। हिंदी में दिए थे, मैंने हिंदी इंग्लिश में में भी दिया। नहीं दिए। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करो, आप हिंदी में भी कर सकते हो, मतलब डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर का लैंग्वेज कैसा है उसके हिसाब से। ठीक है। हम्म। तो काफी इंटरव्यूज दिए और काफी को तो मैंने रिजेक्ट भी किया था।
मैंने काफी मतलब 9-10 को मैं रिजेक्ट भी कर दिया था। तो मतलब एक कंपनी लगी थी मेरे को लास्ट, जहाँ पर मैंने 1 साल काम किया, विटोल एविएशन इंडिया। तो वहां पर मेरे को परफेक्ट जॉब ऑफर मिल गया। एफईए के ऊपर भी था। एंड काफी मतलब स्टार्टअप था, काफी मतलब सारे के सारे कंपनी में मोस्टली 90% ज्यादा आईआईटी कानपुर वाले, एंड मतलब काफी आईआईटी मतलब प्रीमियम कॉलेजेस से थे। तो पूरा वर्किंग कल्चर एंड जो उसका जो माइंडसेट था वो अच्छा था। मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया था। अभी अब मैं बोल रहा हूँ हर बार से कि बैकग्राउंड चेक कैसे करना है, बैकग्राउंड चेक कैसे करना है। बैकग्राउंड चेक आप एक ही जगह से कर सकते हो, लिंक्डइन से। ठीक है। उस कंपनी के प्रोफाइल पे जाने का, उसके पीपल्स में जाने का, उसके सारे जो लोग होंगे लिंक्डइन में प्रोबेबली आ जाएंगे वहां पर, अगर उसने रजिस्टर किया होगा तो। तो वहां से चेक करने का कि नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ से क्या किया, उसने क्या किया, ये वो सब चेक करने का वहां से। उसके बाद ही वहां जाने और जाने का। और मैं जो जिन जिन लोगों को अप्लाई करता था, आपको 2 लोगों को ही कंसर्न रहता है। आप जिस टीम में अप्लाई कर रहे हो, आप जिस टीम में मतलब आप जिस कंपनी में जा रहे हो, इधर आपका 10-12 भी कनेक्शन बना लिया तो आप वहां से रेफरेंस थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट एचआर को रेज्यूमे भेज। मैं दोनों करता था, सेम चीज एचआर को भेजता था। और इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐसे रखने की कि लेटर से आपने कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई किया, कंपनी का कोई जॉब हो, जीई जैसे जीई कंपनी है तो जीई में तो जॉब आती ही रहती है। ठीक है, उसका एक जॉब आईडी रहता है जीई कंपनी में। जीई हो गया, सीमेंस हो गया, उसमें तो जॉब आईडी रहता है। तो क्या करने का कि वहां से अप्लाई करने का, और वो जॉब आईडी या फिर वो लिंक लेके आपका जो कनेक्शन है लिंक्डइन में वहां पर शेयर करने का, और बोलने का कि सर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, सर और मैम वट एवर, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। अगर आप ये प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए या फिर आप जो भी है आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, मेरे को जो वगैरह रिक्वायरमेंट है वो भी है। उसका भी एक अलग से पीच था मेरे पास, तो वो भी मैं करता था कंपनी में अप्लाई करने का, और कंपनी के बंदों को भी बोलने का कि मैंने अप्लाई किया है, आप देखो ऐसा। तो काफी जगह से रिप्लाई भी आए थे, बट कभी कभार बोल देते थे कि नहीं मेरे को रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की, इसकी उसकी, वैसा करना। तो ये चीज रहता था। बट आप मतलब अप्लाई करते रहने का, जरूरी नहीं है कि रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आएगा 100 में से आप मान लो 2 या 3 या 5 का रिप्लाई आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप फ्रेशर हो तो यही आएगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं आएगा। अप्लाई कर मतलब वो करते रहने का। और ऐसा नहीं है कि खाली अप्लाई करने के बाद बैठ जाने का, मतलब सुबह से 10 बजे चालू किए, 12 बजे तक आपने वो मेल कर दी और बैठ गए भाई मेरे को नहीं मिल रहा है जॉब, ऐसा नहीं। आपको मतलब यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ डेली। ओके। तो मतलब आपको क्या करना है कि पढ़ते रहना है। आप आपकी फील्ड जो है, आपकी फील्ड में कोई नई चीज हो रही है उसको देखते रहना है, नई नई चीज में मतलब आर्टिकल्स पढ़ते रहना है। अभी तो यूट्यूब चैनल में भी मतलब आपको काफी हद तक आपको क्लेरिफाई मतलब हो जाती है, आपको बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है जनरली। आपको वीडियोस वगैरह देख के पता चल जाते हैं, एनपीटीईएल आप देख सकते हो। बट मैं जनरल रिकमेंड करूंगा, अगर जो भी चीज देखो ऑथेंटिक सोर्स से आप, बेसिक्स जहां से आपके क्लियर हो उस साइड मतलब वही आपको वे प्रीफर करना चाहिए, अनलेस मतलब पहला तो तरीका है बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट। आपके अगर आपको खुद से लर्न करना है, को सेल्फ लर्निंग करनी है तो कोई नहीं सिखा सकता, अननेसेसरी बुक सिखा सकती है। तो आपको बुक पढ़ना चाहिए। एंड दूसरा कोई ऑथेंटिक सोर्स है, एनपीटीईएल वगैरह हो गया, फिर कोई फॉरेन की भी काफी चैनल्स होंगी, उसके हिसाब से आप मतलब पढ़ सकते हो। मतलब अलोंग दिस फाइंडिंग योर जॉब का जर्नी जो है, उसमें आपको अपने आप को भी अपडेट करते रहना है। तो ये चीज है, मतलब एक बार अगर आप इंडस्ट्री में घुस जाते हो, अगर आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू कर दिया, देन वो सही है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक बार आप घुस गए उसके बाद। ओके, एकदम एक दो चीज मैं ऐड कर लेता हूँ शायद दीप को बड़ी बात लगती नहीं है, एक्चुअली बड़ी बात नहीं है। जब लोग फ्रेशर्स होते हैं, एक्सपीरियंस भी, लोगों की बहुत रिजिडिटी होती है हर चीज के बारे में। अगर अभी दीप एक्चुअली रहता हम्म। है गुजरात में, कॉलेज में था वो हैदराबाद में, उसको वो पहला जॉब कर रहा था दिल्ली में, उसके बाद दूसरा कर रहा था नवी मुंबई में जो है महाराष्ट्र, और तीसरा भी कर रहा है बैंगलोर में, राइट, जो है कर्नाटक में। सो हम आपको ये भी पता चलेगा दीप बहुत फ्लेक्सिबल है हर चीज के बारे में। और एट जी। द करियर के अर्ली एज में ना लोगों ने फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हम्म। हूँ, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर मुझे पुणे में ही जॉब चाहिए। सो ये बात है, फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज अपने सब में होनी चाहिए, जो दीप ने दिखाई थी उसके पूरे 10 ईयर में, अभी भी दिखाता ही रहेगा कि दीप बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए इतने टफ डिसीजन भी ले लेता है वो।
क्योंकि जितना मुझे पता है जैसे दीप ने जब फर्स्ट स्विच मारा उसके पास एक बेटर ऑफर थी, और एक हम लोग नाम नहीं लेंगे कोई कंपनी का, हैदराबाद की हम्म कंपनी की, दैट वाज हम्म मच मोर एस्टेब्लिश देन उसकी जो अभी की कंपनी है उससे। पर स्टिल डीप ने हम्म डिसीजन लिया कि मैं ईवी ऑटोमोटिव पे जाऊंगा क्योंकि वो बूमिंग फील्ड लग रही है। तो उधर से भी आप डीप की एक स्किल जान सकते हो कि वो एक एनालाइज कर रहा है कि फील्ड कौन सी डिमांड में आने वाली है। यू नीड टू हम्म मेक दैट स्मॉल डिसीजन, जो बोलते हैं ना, मैं मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि हम लोगों ने अवेयर रहना चाहिए कि आजू बाजू को क्या हो रहा है। तो दीप के कुछ ऐसे डिसीजन है जो वो आपको पकड़ने पड़ेंगे कि उसने एक डिसीजन लिया तो क्यों लिया वो डिसीजन, तो उसकी वो थॉट प्रोसेस थी, राइट। और या इसमें जो आपने अभी जो मैसेज दिया ना, इसमें एक आपने एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि अ, आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। हम्म पर आपने एक टायर वन कॉलेज में होके भी प्लेसमेंट के लिए हाँ आपको स्ट्रगल किया। राइट तो ये दिक्कत है, जो हाँ तो वो जनरली रहता है। हम्म हाँ, तो आपने तो एक्चुअली वो ये कंसेप्ट दूर किया आप। तो ये सॉरी। मिसकंसेप्शन कैसा रहता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये मतलब आईआईटी में जाएगा तो उसका तो ये कितना 50 लाख करोड़ का पैकेज होगा। लाइक अरे वो एक आध लोगों का एक ही होता बंदे का होता है, एक बंदे का होता है, वो भी वो कंप्यूटर मतलब कोई अलग फील्ड में, ठीक है, अपनी फील्ड में नहीं। है। और और ऐसा भी नहीं रहता वो कि भी सारे। एक्चुअली होता है यूएस और जापान में, जिधर खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर न्यूज़पेपर लोग और लिंक्डइन में हम लोग देख रहे, राइट, लोग फ्लॉन्ट कर रहे चीज, मेरे 1 करोड़ और ये 1.5 50 लाख, और वो लोग ये नहीं बोल रहे कि उसका बोनस शेयर कितना है। उसको 4 साल के बाद हम्म, एसऑप्स मिलने वाला है उस कंपनी का, उसका फिक्स सैलरी तो बहुत कम होता है बहुत टाइम में। तो जो भी लोग ऑब्वियसली। सोशल मीडिया देख के ये सब डिसीजन ले रहे हैं और हवा में जा रहे फालतू के, आई थिंक ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। या दीप जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है तो उसका सैलरी जैसे 40 से हम्म ऊपर था अपने कॉलेज में। हम्म बट हम्म बट इन एंड तो 11 से 12 ही आ रहा था, देखा हाँ जाए तो वो सब दिखावा के वो सब छोड़ना है, मतलब वो सब छोड़ो, मतलब अभी देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई बड़ी कॉलेज में हो तो भाई बड़ा प्लेसमेंट ही लगेगा। तो मैं हम्म मेरा पहला स्टार्टिंग का सैलरी मतलब हम्म वो बोल नहीं सकता, बट वो 10 हजार से भी कम, ठीक है, जहां हम्म पर मैं जाने वाला था पर हम्म वो गया नहीं है, ठीक है। हम्म मैं जो नवी मुंबई का जो कंपनी चूज किया, हम्म वो वहां पर भी डिसेंट सैलरी था, बट उससे हम्म ज्यादा तो मेरा बीटेक का सैलरी था, मतलब बीटेक के बाद मेरे को एक हम्म प्लेसमेंट लगा था। हम्म वो वहां पर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, हम्म क्योंकि मेरा एक माइंडसेट फिक्स था कि नहीं मेरे गेट करना है, क्योंकि उसका जो सैलरी का जो ऑफर है वो मेरे को आया था नवंबर में, और मैंने इंटरव्यू दिया था मेरे बीटेक के बाद जून महीने। उसका सैलरी मेरी एमटेक की फर्स्ट जॉब की सैलरी से भी ज्यादा था, फिर क्या। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छी कॉलेज से, भाई सिचुएशंस रहती है एंड आपको सिचुएशन को टैकल करना है बस। अगर आप अपने अपनों को भरोसा रखोगे और अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा रखोगे तो भाई जहां से चालू किया था और आज मैं जहां पर हूँ, मतलब आप आज जहां पर होंगे आप लोग 2-3 साल बाद, उसमें आपको काफी डिफरेंस लगेगा। और आप अपनी लाइफ से किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, उससे बेटर क्या रहेगा देखा जाए तो। नहीं, आप ही आपने जो डिसीजन लिया था वो आपका, आप डिसीजन में क्लियर थे कि आपको क्या करना है जिंदगी में। यस, क्लियर तो क्लियर वो रहना उसकी वजह जरूरी है से आप मतलब। फर्म रह पाए कि हाँ मुझे यही करना है, तो बस मुझे कितना भी ऑफर आ जाए भाई मैं नहीं करूंगा। मुझे हम्म मैंने जो डिसाइड किया वो उधर ही जाऊंगा। ये क्लैरिटी हम्म होना भी का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियरिटी होना जरूरी है। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूंगा दीप के बारे में, राइट, क्लैरिटी। सो दीप को ये बहुत पहले से ही क्लैरिटी थी कि उसको एफईए में ही जाना है, क्योंकि हम्म दीप तभी प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर के भी कुछ इंटरव्यू अच्छे गए थे उसके। पर मेरे और दीप की एक्चुअली डिस्कशन होती थी इस चीजों के बारे में कि आगे क्या कर लेना चाहिए। तो हम लोग हर बार यही बोलते थे कि एफईए सीएफडी हम लोग सब देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ, सैलरी और सब चीज, और क्यों ग्रोथ हो रही है उस चीजों की, राइट। सो दीप में वो क्लैरिटी थी, तो वो आपके करियर में वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और वो थी उसके वो तो उसके, है। उसके साथ पहले में ही, और अभी भी वो उतना ही क्लियर है अपने लाइफ के बारे हम्म, में। दीप, आपका फाइनल मैसेज क्या होगा, मतलब जो व्यूवर्स है जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए आपका कोई फाइनल हम्म। मैसेज क्या हो सकता है। जो भी ये मतलब ये वीडियोस देख रहे हैं और जो जॉब एक्सपीरियंस है, मतलब वो जो मैकेनिकल फील्ड में खास करके अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई मैकेनिकल सिविल बीकॉम ये सब छोड़ छोड़ के डेटा साइंस या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट बैक एंड फ्रंट एंड उसमें जा रहा है, ठीक है। हाँ। उसके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है, उसको जाना है तो जा सकते हैं, बट जिसको मतलब
अपनी फील्ड में जिसने इंजीनियरिंग किया है उसी में उसको आगे बढ़ना है, वही उसका पैशन है, मतलब उसने मैकेनिकल या फिर कोई फील्ड सिलेक्ट किया है और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के टाइम पे सेटबैक्स रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी है ना पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, मतलब अभी एक शिफ्ट हो रहा है पूरी इंडस्ट्री का। जो लोग अच्छे नहीं थे, मतलब जनरल बोल रहा हूँ, जनरल जनरल टर्म में, जो लोग अच्छे नहीं थे और जो लोग इस इंडस्ट्रीज के कोर इंडस्ट्री से निकलना चाहते थे वो निकल रहे हैं और वो निकल चुके हैं। अभी मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ठीक है, वो वैक्यूम को भरना तो पड़ेगा। अभी हम लोग तो एक्सपीरियंस है, हम तो हमारे पास तो जॉब है, तो जो वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, तो वो जो ये फ्रेशर्स लोग है, जो वो जो जॉब एक्सपीरियंस है, वो लोग वो वैक्यूम को फिलअप करेंगे। हम्म। आप जब 5 साल के पहले की सैलरीज देखो कोर फील्ड की एंड आज की सैलरीज देखो कंप्यूटर के, मतलब नॉन कोर के सिमिलर ही सिमिलर है देखा जाए तो। हाँ भले 2-5 लाख कम होगी बट इनफ है, इतना मतलब अब तो चलता है। तो जो भी ये वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, और जो मतलब मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये जो डिकेड है पूरा 2030-35 तक का, तो वो डेकेड में इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड, वेदर इट इज ईवी, वेदर इट इज एरोस्पेस, या तो मैकेनिकल साइड, ये इनकी साइड हो गया। ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट भी इस साइड में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग मतलब यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे बीटेक में भी काफी फ्रेंड थे, जॉब नहीं मिला तो आईएलटीएस करके कनाडा चले गए, टोफेल दे के यूएस चले गए, यूके चले गए, अभी वहां पर भी वो टेक्नीशियन का मतलब एकदम लोअर लेवल का जॉब करते हैं आफ्टर डूइंग मास्टर्स। ओके, मेरे मतलब बोल नहीं सकता, मेरे टीम का एक कैप्टन था, तो वो कनाडा में जाके टेक्नीशियन का काम कर रहा है, वो स्क्रू टाइट कर रहा है, ये वो वगैरह। ठीक है, पर कोई जॉब ऐसा छोटी बड़ी नहीं होती, बट तभी भी उसके पास पोटेंशियल था, वो यहाँ पर जॉब मतलब कर सकते थे, बट वो भी मतलब फॉरेन चले गए। तो काफी सैड वो है। सब, हाँ नहीं वो पर एक सिनेरियो एक्चुअली सेड है। यही बात एक्चुअली मैं और नीरज भी याद कर रहे थे कि कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे जो प्रोपागेंडा चल रहा है, राइट, जो कंसल्टेंट्स वालों का चल रहा है या जो हम्म। चैनल्स वालों का चल रहा है, जो बोल रहे हैं उधर की लाइफ तो हेवन है, इंडिया हेल है। तो ये आप जो बोल इधर रहे के हैं ना, ये एक्चुअली मैं और नीरज भी बोल रहे हैं। हम लोग अभी आगे कुछ गेस्ट लाने वाले जो एक्चुअली यूएस और कनाडा में है, तो वो हम्म। शायद सब सच बोलेगे ना, तब लोगों के शायद आई ओपनर होगा लोगों के लिए। लोग जो ड्रीम्स में रह रहे हैं, राइट, कि वर्चुअल रियलिटी में रील्स वगैरह देख वो के तो कि है। एक बंदा बोल रहा है वो यूके में, वो बोल रहा है मैं 25 लाख अर्न कर रहा हूँ साल में, तो लोग पागल हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा उधर खर्चा ही उससे बहुत ज्यादा है। तो हम्म। है, खुश होने की वो जरूरत ही तो है नहीं है ही। उसके लिए, राइट। सो लोगों के, मैंने बोला ना, लोगों के पर्सपेक्टिव के ऊपर रहता है। उसको क्या चाहिए, फैमिली वैल्यूज चाहिए, फैमिली वैल्यूज प्लस पैसा चाहिए, या फिर खाली पैसा चाहिए, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, इन ये जनरल मेरा थॉट प्रोसेस है, मतलब फैमिली वैल्यूज प्लस अगर डिसेंट मनी, जैसे देखा जाए तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो डिसेंट मनी प्लस फैमिली टाइम, वो लोग प्रीफर करते हैं ओवर हार्ड मनी, मतलब बहुत ज्यादा मनी प्लस नो टाइम। ओके, जनरली अभी जो प्रेफरेंस है वो लोग ये रखते हैं। अब फॉरेन जाते हो खाली मतलब पैसा कमाने के लिए, और कोई रिसर्च के लिए भी जाते हैं, मेरे काफी मतलब हमारी हमारी दोस्त के है ना फॉरेन वगैरह काफी, मतलब उसका माइंडसेट ही अलग था। वो इस पृथ्वी का था ही नहीं वो बंदा, तो वो हम्म। रिसर्च के लिए गए। ठीक है, वो चीज अलग है, कोई कोई लोग अलग रहते हैं, मतलब एग्जाम्पल तो रहते ही है। पर जैसे बोला जाऊं कि जो ये वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, ये जो पूरे इंडस्ट्री में, ये कोर इंडस्ट्री में, वो ये लोग जो फ्रेशर्स है वो भरेंगे। और और अभी भी सैलरीज वगैरह का जो मिनिमम सैलरीज वगैरह है उसका बैंड भी धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, मिनिमम सैलरीज का बैंड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों को मतलब छोटे छोटे काम के लिए भी काफी काफी अच्छा सैलरी मतलब मिल जाता है। तो कोई मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अप्लाई करते रहो, और जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में अप्लाई करो। एक प्रॉपर एक फोकस रखो कि कहाँ पर जाना है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर यूपीएससी ही करो, आप दूसरे को इधर उधर मत देखो, जो सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपको इसी फील्ड में जॉब चाहिए, आपको टेक्निकल में ही फील्ड में जॉब चाहिए आपको, तो फिर इसी में अप्लाई करते रहो, इधर उधर मत देखो, या कंप्यूटर में मत देखो, या फॉरेन जाने का मत देखो ऐसा। ठीक है, मतलब कोई भी जिस जिस डायरेक्शन में आपको जाना है ना, आपका तीर वहीं पे जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो आपको मतलब मिल जाएगा, अगर एक बार आप घुस गए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद आप अपना जो फील्ड ऑफ व्यू आप एक्सपांड कर सकते हो, नहीं भाई ये करूंगा इसके साथ वो भी करूंगा, वो आप अलग बात है।
नहीं, आपने काफी अच्छा मैसेज दिया व्यूअर्स के लिए। हाँ, अच्छी बात की दीप ने। सो आज हम बहुत सारी चीजें सीखे, शायद बहुत सारे बड़ा, शायद सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो हो गया अगर हम लोग इसको दो स्प्लिट में करेंगे तभी भी। पर एक्चुअली मजा आया बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब दीप का जो जर्नी है मैं बहुत एकदम पास से देखा है, मैंने और दीप ने, राइट। सो हम लोग एक्चुअली टुगेदर स्ट्रगल किया है, हर बहुत सारी चीजें शेयर की है, जो जर्नी थी, जो दीप का जो जॉब का हम्म स्ट्रगल था, उसका जॉब गया राइट कोविड में वगैरह, वो चीजें हम लोग मैंने बहुत पास से देखी थी। तो दीप हर बार स्पेशल गेस्ट होने वाला था, ये तो मेरा फिक्स था कि हम्म मतलब दीप की स्टोरी ऐसी है जो इंस्पिरेशनल है, मतलब जो उसका डिटर्मिनेशन ग्रिट है, जो उसने बोला लिंक्डइन पे, राइट, कि आप 100 जगह पे अप्लाई करो, उसके बाद 2 कॉल आएंगे। तो उतना हम्म। डिटर्मिनेशन होना, फेलियर एक्सेप्टेंस होना बहुत बड़ी बात है। पेशेंस अब होना तो आपको। इतना पेशेंस होना, तो आई फील ये सब वीडियो उनके लिए है, मतलब इनकी सबसे अच्छी जॉब लग गई पहली, राइट। तो आई डोंट थिंक उनके स्ट्रगल होते, पर शायद कुछ अलग स्ट्रगल हो गए, बड़े फाइनेंशियल अचीवमेंट। पर जो ये हम्म पहला स्ट्रगल होता है, राइट, जो अब लोग कैंपस से बाहर निकलते हैं, अपने को जॉब नहीं होता, वो ढूंढना बहुत मुश्किल की बात होती है। और फिर दिक्कत वापस हो जाती है, आप जब एक कम सैलरी पे स्टार्ट करते हो, राइट, तो आगे की कंपनी भी सेम वही करने को स्टार्ट करती है, वो बोलती है हम लोग इतना ही फिक्स परसेंट देंगे। तो वो एक अलग दिक्कत है। तो मैंने दीप को उसमें से ग्रो होते हुए अभी एकदम खतरनाक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हुए देखा है उसके प्रेजेंट कंपनी में। विद इन जस्ट 3 इयर्स वो अभी असिस्टेंट मैनेजर है। तो वही शायद वो प्रूफ कर देता है कि उसका जो कमिटमेंट है वो उस कंपनी ने भी देखा। सो लाइक मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, मैं तो बोलता भी रहता हूँ हर बार। सो दीप, थैंक्स चैनल पे आने के लिए। मतलब आगे भी बुलाएंगे हम लोग कुछ डिटेल में, जब ये सब डिस्कशन होगा, राइट, एनवीएच का, ड्यूरेबिलिटी का, तब हम्म। अब मतलब तू आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको भी और व्यूअर्स को भी। सो थैंक्स। एक थैंक यू दीप। या, थैंक यू।